कहते हैं एक छोटी सी तितली के पंख फड़फड़ाने से भी कहीं दूर सैलाब आ सकता है, द बटरफ्लाई इफेक्ट। लेकिन कभी कभी सैलाब बाहर नहीं, इंसान के अंदर पैदा होता है, और जब ये सैलाब उमड़ पड़ता है तो सिर्फ घर नहीं, पूरा का पूरा शहर बह जाता है। जय हिंद सर। जय सर। एदिके सर, जिस दिन से मर्डर हुआ उसी दिन से यहाँ के पास के आदिवासी गांव से 2 लड़कियां मिसिंग हैं। डीएसपी घोष को तितलियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एक काबिल पुलिस वाला होने के नाते वो समझ गए थे कि ये छोटा सा हादसा अब बहुत दूर तक जाएगा। कड़ेताई हो। ये बस मनाली जाएगी? मीडिया से हो गए? मनाली की खूबसूरत वादियों में जहां लोग सुकून ढूंढने आते हैं, वहां एक परिवार रहता था जो सुकून को कमजोरी समझता था। अटवाल खानदान। यहां कानून लिखा नहीं जाता था, बनाया जाता था, और कानून बनाने वाले भी ये अटवाल्स। पापा जी एक ऐसा आदमी जिसके लिए ताकत सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक आदत थी, और आदतें अक्सर इंसान को बर्बाद कर देती हैं। चल, रिंकू पाजी ने बुलाया तेरे को। रिंकू अटवाल, पापा जी का भतीजा, वफादारी का दूसरा नाम। क्या हो गया भाई? नाच गाना क्यों बंद हो गया? और डीजे वाले बाबू, ओ भाई गाना चला दे वैनचोद। चला चला चला। लेकिन चला। वो वफादारी जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, लेकिन अनदेखी की दुनिया में खून सिर्फ रिश्ता नहीं, एक कर्ज है जो कभी ना कभी चुकाना पड़ता है। तेजी वेड्स दमन। और पापा जी का अपना बेटा दमन अटवाल। You've come to shoot me, right? सॉरी। ताजा ताजा फॉरेन रिटर्न, अपने मॉडर्न ख्यालात के साथ साथ अपनी होने वाली बीवी तेजी को भी अमेरिका से लेकर आया था। अब ये इत्तेफाक था या किस्मत, बंगाल से भागी वो 2 लड़कियां दमन और तेजी की शादी में नाचने का प्रोग्राम करने पहुंच जाती हैं, पर वहां उनका सामना ऋषि से होता है, वही फोटोग्राफर जो उन्हें पहले मिल चुका था। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि आज की ये रात उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक मिनट सुनो तो, वो हटा रही। एक शादी, एक गोली, और एक ऐसा पल जहां से इनमें से किसी का भी लौट पाना नामुमकिन था। कुछ नहीं होगा उसको, कुछ नहीं होगा। आप पापा जी को लेके जाओ, मैं यहाँ संभालूंगा। चलो चलो चलो। उस रात पापा जी ने सिर्फ एक लड़की को नहीं मारा, एम्बुलेंस आई थी? कुछ नहीं। उन्होंने अपने खानदान की तकदीर पर भी गोली चला दी। गाड़ी निकाल दो। ऋषि जैसे लोग जो सच देख लेते हैं अक्सर जिंदा नहीं रहते, मर गई और जो जिंदा रहते हैं वो या तो बिक जाते हैं या टूट जाते हैं। ऋषि पैनिक स्टेट में वीडियो को अपनी लैपटॉप में कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन रिंकू के आते ही मेमोरी कार्ड को खिड़की से बाहर फेंक देता है। एक सेकंड। क्या क्या उतारा? ज्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाया, बैटरी खत्म हो गई थी। ऋषि ने झूठ तो बोल दिया था, लेकिन अगले दिन पूरे अटवाल खानदान को बेफिक्री से बैठे देख उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई। ये है लकी, रिंकू पाजी का वो साया जो अटवालों के हर गुनाह पर मिट्टी डाल देता है। उसने ऋषि को पूरा यकीन दिला दिया कि वो लड़कियां सुरक्षित अपने गांव लौट चुकी हैं, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिजॉर्ट के सन्नाटे से दूर ऋषि की बेचैनी उसे उस मोड़ पर ले आई। ऋषि उस आवाज का पीछा करते हुए आउट हाउस तक पहुंचता है। चुप रहे।
उधर देख देख उधर। वहां उसको कोयल जिंदा मिलती है, कैद। लेकिन अंदर जाने की कोशिश करते ही कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। घबराया हुआ ऋषि हाफते हुए अपनी टीम हेड सलोनी के पास पहुंचता है, ये उम्मीद लिए कि शायद वो उसकी मदद करेगी, मगर सलोनी उसे हौसला नहीं सख्त हिदायत देती है कि वो ये सब भूल कर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। Don't fuck it up for any of us. Not for some two-bit girl जिसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अच्छे लोगों में एक ही बुराई होती है कि वो किसी भी बुराई को नजरअंदाज नहीं कर पाते। तो ऋषि मियां अपना फेंका हुआ मेमोरी कार्ड ढूंढकर पापा जी की निशानेबाजी का वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, जहां एक तरफ सलोनी सब कुछ जानते हुए भी रिंकू पाजी से उनकी प्रॉपर्टी पर मल्टीपल इवेंट्स शूट करने की डील कर रही होती है, वहीं ऋषि अस्पताल पहुंचकर पता लगाता है कि लड़की की डेथ तो ऑन द स्पॉट ही हो गई थी। इस कहानी में हर इंसान कुछ खो रहा है। तेजी जो इस घर में आई थी एक सपने के साथ, लेकिन जल्दी समझ गई यहाँ सपने नहीं साजिशें पूरी होती हैं। वो देखती है, समझती है और फिर धीरे धीरे खेलना शुरू करती है, क्योंकि इस दुनिया में जीतने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, शातिर होना पड़ता है। एक लड़की को लेकर एम्बुलेंस हॉस्पिटल गई थी जी यहाँ से। लड़की? जी मैम आप मैं बात कर रही हूँ ना। कौन लड़की? वो जो डांसर थी। और बस यहाँ से शुरू होती है अटवालों के घर में तेजी की वो दखल अंदाजी जो सबकी नींदें उड़ाने वाली थी। बार बार पुलिस क्यों आ रही है यहाँ? हाई प्रोफाइल वेडिंग है ना, तो इम्पोर्टेंट लोग तो आएंगे। प्लीज तो अपना इंतजाम देखने आएगी ना। कहीं वो एम्बुलेंस ड्राइवर सच तो नहीं बोल रहा था? ऋषि भागना चाहता है, सच लेकर दूर जाना चाहता है। हेलो मनाली पुलिस स्टेशन। लेकिन कहते हैं ना, गीदड़ की मौत जब आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और एक बार फिर किस्मत ऋषि को खींचकर अटवालों के सामने ले आती है। ओए, ओए कैमरे, वो मेरे काम के तनी किता, आओ अंदर हो पैर के, अंदर हो। लेकिन ऋषि के पुलिस को किए हुए फोन कॉल की वजह से अटवालों की जिंदगी में राहु बन के एंट्री होती है डीएसपी घोष की। अब इतना टाइम तो है नहीं ना दादा हमारे पास में। 7-8 घंटे में बहुत कुछ बदल जाता है। एक ऐसा आदमी जो सिस्टम का हिस्सा है मगर उसकी फितरत का नहीं। ओ गेट बंद करो। और तुम इधर खड़ा रहेगा, कोई अंदर बाहर नहीं आएगा। अंदर जाओ आप लोग। म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो, चलो म्यूजिक बंद करो। वो जानता है कि फाइलों में सिर्फ तारीख मिलती है, फैसला नहीं, इसलिए वो लड़ता है हर बार, हर हालात में। लेकिन इस बार दुश्मन सिर्फ वो नहीं जो कानून तोड़ते हैं, दुश्मन वो पूरा सिस्टम है जो बिक चुका है। गोली हो जाओ, शादी चल रही है जी, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्यों दादा, डिस्टर्ब तो करना पड़ेगा। मर्डर का रिपोर्ट हुआ है, तू हमको रोकेगा तो मुहूर्त निकल जाएगा। बिक तो सलोनी भी चुकी थी, उसके खौफ ने पूरी टीम का मुंह बंद करवा दिया, पर उनकी कांपती नजरों ने डीएसपी के सामने सारी सच्चाई उगल दी। सलोनी चाहे जितना पर्दा डाले, पर उन चेहरों की बेचैनी बता रही थी कि इस खेल की जड़ें बहुत गहरी हैं। सलोनी के लिए हर मुसीबत एक मौका थी। अपने पुराने कर्जे और टीम के दबाव को उसने रिंकू के साथ एक डील का रास्ता बनाया। बदले में मतलब आप सबके जान की कीमत सिर्फ एक ऋषि और कुछ नहीं। और फिर आता है दमन और तेजी की शादी का दिन। एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ मौत के फैसले। रिंकू का एक ही उसूल है, न माफी न मौका, क्योंकि अटवालों की दुनिया में रिस्क नहीं लिया जाता, उसे खत्म किया जाता है। और इस सब के दौरान बीच शादी में डीएसपी घोष सर्च वारंट लेकर पहुंच जाते हैं। लिसन, आई एम अ डीएसपी। अबे गोली मार देंगे। डीएसपी आता है, लेकिन सच उनके हाथ से फिसल जाता है। ये जो आपने हमारी इज्जत उछाली है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसके लिए टाइम है। We are not still done with each other, Mr. Rinku.
लेकिन इस सब के चलते तेजी को लड़की के मर्डर के बारे में पता चल जाता है। वो शादी से इनकार कर देती है। पैसों के लालच और मजबूरी ने सलोनी को रिंकू के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। एक इमरजेंसी है, मुझे पैसे घर भेजने, आप एडवांस भी दे दो तो बहुत हेल्प हो जाएगी। रिंकू ने उसकी झोली तो भर दी, पर बदले में उसके वजूद पर अपना थप्पा लगा दिया। अब ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एक ऐसी गुलामी थी जिसकी किश्त सलोनी को हर मोड़ पर देनी थी। पैसे मिल जाए। ऋषि और कोयल को लकी जिस गाड़ी में ले जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उन दोनों को रिंकू का एक राइवल बिजनेसमैन खंडपाल उठवा लेता है। खंडपाल डीएसपी घोष से डील करता है कि अगर वो रिंकू के खिलाफ एक तगड़ा केस बना दे तो वो ऋषि और कोयल को उन्हें सौंप देगा। पर जब तक वो लोग खंडपाल तक पहुंचते, कोयल कार का एक्सीडेंट करवा देती है। फिर आता है वो लम्हा जो लकी को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट देता है। लवली जख्मी था और रिंकू का हुक्म साफ। खत्म कर लवली को। क्या बोल रहे हो रिंकू पाजी? अपना भाई है। वो कर जो कह रहा हूं। तेजी को अब समझ आ चुका था कि वो किसी परिवार में नहीं बल्कि एक गुनाहों के दलदल में कदम रख रही है। वो शादी से इनकार करती है, मगर रिंकू उसे हकीकत का आईना दिखा देता है। ये जो आप अपनी शक्ल लेके घूमती रहती है ना, एयर कॉमोडोर की बेटी हूं। ये नाम हमने आपका मैंने लाइक रखा है। आपके फादर साहब की फैल्कन चॉपर स्कैम और प्रमोशन को लेकर, लेकिन हमने तो जिक्र भी नहीं किया ना। तेजी के पिता के लिए अटवालों की मदद सिर्फ एक एहसान नहीं थी, वो उन जंजीरों की पहली कड़ी थी जिन्होंने अब तेजी को भी अपना गुलाम बना लिया था। जंगल में छिपे हुए ऋषि पर फॉरेस्ट गार्ड्स हमला कर देते हैं, क्योंकि शहर हो या जंगल, मनाली के चप्पे चप्पे पर रिंकू अटवाल की हुकूमत चलती थी। जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, थोड़ा केयरफुल रहना। मैंने लगभग पूरा जिंदगी इन ट्राइबल्स के साथ बिताया है। वाइल्ड कैट, इफ दे गेट कॉर्नर्ड दे हिट बैक वेरी हार्ड। पापा जी की बदतमीजी और अटवालों की नफरत ने तेजी के डर को आग में बदल दिया। ओ जी तुसी ना एक बारी वो माल देख लो। ओए होए 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 जनरल साहब, एयर कॉमोडोर। ओए इक्को ही है बेटा, इक्को ही है। खत्म नहीं हुई मेरी। पापा जी, हेलो पापा जी। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका नहीं जाएगी, मगर ये फैसला दमन के लिए नहीं, अटवालों की तबाही के लिए था। तेजी ने अब भागना नहीं, इस दलदल में रहकर उसे अंदर से मिटाना चुना। फैमिली बिजनेस रिंकू के साथ साथ दमन और मैं भी संभालेंगे। नो अमेरिका। इट्स पे बैक टाइम पापा जी। We owe you this. और हमेशा की तरह डीएसपी घोष की टाइमिंग का कोई जवाब नहीं था। ठीक जश्न के बीच उनकी दस्तक ने पापा जी का गुस्सा और बढ़ाया और उन्होंने वर्दी पर हाथ उठाने की भूल कर दी। अंदर जाओ तुसी प्लीज। फॉर असॉल्टिंग अ नॉन ड्यूटी ऑफिसर आई हैव टू अरेस्ट यू मिस्टर अटवाल। चलिए आइए। डीएसपी साहब, डू नॉट ट्राई योर लक प्लीज मिस्टर। बस घोष को इसी मौके का इंतजार था। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हमला और अगले ही पल अटवालों का गुरूर पापा जी अरेस्ट हो जाते हैं। एक पल के लिए लगता है कानून जीत गया, लेकिन अनदेखी हमें जल्दी याद दिला देती है यहाँ कानून जीतने के लिए नहीं, खरीदने के लिए होता है। वर्दी की ताकत तब तक है जब तक कोई पीछे से डोर न खींचे। सीनियर का एक फोन कॉल और कानून का गला घोंट दिया गया। घोष का हौसला इस बिकाऊ सिस्टम की भेंट चढ़ गया। यार जोर की बजाओ बहन के दिनों। ओए डांस करो। हाँ जी। कैसा लग रहा है? क्यों मरने पे तुले हो? अपने घर परिवार से बहुत दूर हो। बीवी का सोच लो, बच्चों का तो सोच लो। रिंकू की बाज की नजर से कोई नहीं बच पाता। सलोनी को लगा वो छुपकर ऋषि से मिल लेगी, मगर रिंकू ने उसे अंधेरे में देख लिया था। उसने वही फैसला किया जो वो हमेशा करता है, एक ऐसी मौत का जाल जहां सलोनी, ऋषि और कोयल तीनों का खेल एक साथ खत्म होने वाला था। ढूंढ के लाई मादर चोदनो। जी पापा। हो क्या रहा है यहाँ? लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है या नहीं? रिंकू यू कॉल द पुलिस, ये उनका काम है। किसी ने लवली को मारा है, हम उसके कातिल को ढूंढ के उसे मारेंगे, उसके साथ ही फिर हमें ढूंढ के हमें मारेंगे। वी लिविंग इन अ फकिंग जंगल। जंगल ही है,
ऋषि की शूट की हुई वीडियो आखिर टिम्मा नाम के एक मोबाइल फोन रिपेयर वाले के हाथ लग जाती है। अटवालों की दुनिया में कोई भी सीधा नहीं है। यहाँ हर रिश्ता, हर कदम, हर फैसला एक ही चीज से चल रहा है, फायदा। टिम्मा भी अलग नहीं था। वो सच को बचाने नहीं, उसे बेचने निकला था। अपने फायदे के लिए ही वो सबूत रिंकू तक लेके जाता है, लेकिन उसी वक्त रिंकू के साथ अपनी मोहब्बत मुस्कान को देखकर उसका दिल टूट जाता है। आओ जी, आओ जी। ये लड़की घर की नई मालकिन कैसी लगेगी आपको? ओ अच्छा अच्छा, वो कमाल हो गया यार। वो तू तो खुश कर देता है यार। इधर दिल्ली का एक सीनियर मीडिया एग्जीक्यूटिव शाश्वत ऋषि और सलोनी से मिलता है। वो वीडियो को अपने चैनल में भेजकर रिंकू पाजी से डील करने पहुंचता है, लेकिन उनमें से किसी को अंदाजा नहीं था कि रिंकू अपने प्यारे पापा जी को बचाने के लिए मनाली की हर नदी को खून से लाल कर सकता है। मेरे पास तेरी और कुशाल की फोन रिकॉर्डिंग है। खुल के पैसे मांगे तुम चूतियों ने। अब सुन, अब किसी ने मुंह खोला या ये वीडियो बाहर आया, मैं खुद आऊंगा एक एक को ढूंढता हुआ, यहां गोली मारूंगा मादर चौध। रिंकू ने शाश्वत और सलोनी को तो खरीद लिया, पर अटवालों का ये कर्ज उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था। सच्चाई का साथ देना ऋषि की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कोयल को मौत के मुंह से निकालते निकालते वो खुद रिंकू की बंदूक का निशाना बन गया। एक गोली और वो अकेली आवाज जो अटवालों के खिलाफ थी हमेशा के लिए खामोश हो गई, क्योंकि रिंकू के लिए पापा जी को बचाना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। और जब मकसद अंधा हो तो इंसान भी हो ही जाता है। मनाली में कानून से पहले एक नाम आता है, अटवाल। और यहाँ अच्छे से अच्छे लोग भी इंसाफ नहीं, रिंकू अटवाल के साथ समझौता करना सीख जाते हैं। आप जैसे परिवार वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए इतना रिस्क उठाना अच्छा नहीं है। घोष समझ चुका था कि सच्चाई जिंदा रखने के लिए उसे झूठ का सहारा लेना होगा। रिंकू से हाथ मिलाकर घोष ने सच का गला घोंट दिया। मैं तो जी यही दुआ करता हूँ कि ऐसे मुजरिमों को हमारे जंगलों में पनाह न मिले। पिछले कुछ दिनों में मेरे परिवार का नाम खराब करने की कोशिश की गई है, उस वजह से उसके ऊपर इनाम रखना पड़ा। सारा इल्जाम मर चुके ऋषि पर डाल दिया गया। केस बंद हो गया, मगर ये तो सिर्फ एक नए तूफान की आहट थी। उस तूफान का नाम था कोयल। घोष का प्लान तय था, कोयल को ढूंढना और उसे हिफाजत से बंगाल वापस ले जाना। रिंकू भी इस प्लान का हिस्सा था। एक तरफ डीएसपी घोष और रिंकू की टीम पूरे मनाली की खाक छान रही थी, मगर कोयल भाग नहीं रही थी। सबकी नजरों से बचकर वो सीधा घोष के सामने आ खड़ी हुई। उसने छुपने के बजाय लड़ना चुना। इधर जो लोग दीदी को मारा, उनको हम मारेगा। फायर। डोंट क्रॉस द लाइन मिस्टर ढूंढिया। इस लड़की को मैं जिंदा लेके जाएगा। नहीं, डोंट ट्राई माय पेशेंस। घोष कोयल को इंसाफ दिलाने की ठान लेता है, लेकिन किस्मत को अब भी कुछ और ही मंजूर था। घोष जानता था कि कोयल की हर सांस अटवालों के लिए एक खतरा है, इसलिए उसे बचाना अब सिर्फ ड्यूटी नहीं, एक जिद बन चुकी थी। वो लड़ता रहा, क्योंकि कुछ लोग हालात से समझौता करने के लिए नहीं, उनसे भिड़ने के लिए बने होते हैं। रिंकू को लगा उसने शिकार को पकड़ लिया है, पर वो एम्बुलेंस खाली थी। जब रिंकू रास्ते बंद कर रहा था, तेजी दूसरी तरफ से निकल चुकी थी कोयल को लेकर। पहली बार अटवालों की टक्कर उनके अपने ही घर से हुई थी। डोंट लूज योर कूल मिस्टर रिंकू। ये चेस का गेम तो चलता ही रहेगा। कभी आपको चांस मिलेगा, कभी हमको। ऑल्सो नेवर टच अ डीएसपी इन यूनिफॉर्म। पहली बार अटवालों का दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया था। मगर मनाली का दस्तूर कुछ और ही है। यहाँ जीत की ऊंचाई जितनी सुहानी लगती है, कदमों के नीचे की खाई उतनी ही संगीन होती है। ऐसी ही एक खाई का सामना तेजी को भी करना पड़ा, जब उसकी एम्बुलेंस को एक पुलिस कांस्टेबल रोक लेता है। कोयल को लेकर निकलने की अफरा तफरी में वो उस कांस्टेबल को टक्कर मार देती है। उसे एक टक्कर ने तेजी की दुनिया बदल दी। वो हादसा उसकी जिंदगी का वो मोड़ था जहां से वापस जाना मुमकिन नहीं था। उसके बाद तेजी ने भागना बंद कर दिया।
वो अब इस खेल की खिलाड़ी बन चुकी थी। टिम्मा जो उसका साथ दे रहा था तेजी को वापस रिजॉर्ट जाने को कहता है। एम्बुलेंस निकल तो गई मगर रिंकू के जाल से बाहर नहीं। उसने अपने सबसे पुराने खबरी पुलिस वाले डोगरा को उसके पीछे लगा दिया। टिम्मा ने पुलिस से बचने के लिए पूरी एम्बुलेंस ही खाई में गिरा दी। कोयल की बॉडी नदी में बह गई और उसके साथ वो हर रास भी दफन हो गया जिसने अटवालों की नींदें उड़ा रखी थी। रिंकू ने पापा जी को तसल्ली तो दे दी कि वो नाचने वाली मर चुकी है, मगर उसका मन अभी भी शांत नहीं था, क्योंकि रिंकू जानता था जब तक मौत का सबूत हाथ में ना हो खतरा टलता नहीं। दिल्ली लौट रही मीडिया टीम को अंदाजा नहीं था कि उनका रास्ता मौत की तरफ जा रहा है। रिंकू ने उन्हें कभी आजाद किया ही नहीं था। एक हमला और पूरी टीम खत्म, सिवाय उन दोनों के जो इस डील का हिस्सा थे। शाश्वत और सलोनी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। तेजी ने यह सब रिंकू की जुबान से सुना और उसे समझ आ गया कि अटवालों के साथ हर सौदा खून से ही लिखा जाता है। वफादारी की भी एक कीमत होती है और लकी ने वो कीमत अपने भाई की जान देकर चुकाई थी। खाई में गिरकर जख्मी हुए टिम्मा ने वही पुराना घाव कुरेद दिया। लकी ने टिम्मा को मारने के बजाय उसे जाने दिया और रिंकू से पहला झूठ बोला। कुछ बोला टिम्मा? जी पाजी, टिम्मा ने बताया कि गाड़ी वही चला रहा था और वो नाचने वाली उस पानी में डूब के मर गई। ये सिर्फ झूठ नहीं था, ये वफादारी में पहली दरार थी। घोष के लिए कोयल का किस्सा उस एक्सीडेंट के साथ खत्म हो गया था, पर जाते जाते उन्होंने तेजी को एक ऐसी पहेली दी जिसका जवाब अटवालों के लिए मौत साबित हो सकता था। अजरा एशर। इस मेडिसिन से आप वो अटवाल नाम का वायरस को सिंगल शॉट में खत्म कर सकता है। और यहां से कहानी एक नया रुख लेती है। एंट्री होती है समर्थ की। अजरा एशर, वो इजरायली फार्मास्यूटिकल कंपनी जो अटवालों के ड्रग्स की सबसे बड़ी खरीदार थी। समर्थ उसी के इंडियन ऑपरेशंस का चेहरा था। तेजी की नजरें सब देख रही थीं। उसे समझ आ चुका था कि ये दलदल अब मनाली की वादियों से निकलकर बड़े कॉर्पोरेट बोर्ड रूम तक पहुंच चुका है। तेजी ने वो दरार ढूंढ ली थी जहां से अटवाल परिवार टूट सकता है। उसने समर्थ की सच्चाई को हथियार बनाया और दमन को रिंकू और पापाजी के खिलाफ खड़ा कर दिया। यहाँ आजकल किसी पर भी भरोसा करो, the next day it turns out to be a criminal. But to stop रिंकू और पापाजी, समर्थ जैसा क्रिमिनली हमारे काम आ सकता है। दूसरी तरफ सलोनी और शाश्वत को भी अजरा एशर के इल्लीगल ऑपरेशंस के बारे में पता चल चुका था। भागने की कोशिश के दौरान रिंकू के लोगों ने सलोनी को गोली मार दी, लेकिन शाश्वत किसी तरह जख्मी सलोनी को लेके वहां से निकल जाता है। इस सब के बीच मुस्कान ने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया और रिंकू का हाथ थाम लिया। तेरे ऊपर रिंकू का नाम लिखा है, याद रखना। यही सुनना था तेरे मुंह से। अटवालों ने उसे बेटी की तरह अपनाया और रिंकू ने उसे अपनी पूरी दुनिया बना लिया। प्यार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है और वही उसकी सबसे गहरी कमजोरी भी। कमजोर तो कोयल भी थी, पर मौत के मुंह से निकलना उसकी फितरत बन चुकी थी। नदी ने उसे बहा तो दिया, पर मिटा नहीं पाई। बेहोश कोयल को अभय नाम का एक लड़का मौत के किनारे से उठा लेता है। पी लो, पी लो, दर्द कम हो जाएगा। कोयल को होश आता है और वो अभय के करीब आने लगती है। दो टूटे हुए लोग एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। उनके रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक, अटवालों से बदला। बदला अब सिर्फ कोयल तक सीमित नहीं था। सलोनी और शाश्वत भी इस दलदल में पूरी तरह उतर चुके थे। उनकी नजर अब अटवालों के उस इल्लीगल धंधे पर थी जो अजरा एशर के पर्दे के पीछे छुपा था। दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती गई और अटवालों के लिए बचने के रास्ते कम होते गए। इस बढ़ते अंधेरे में बस एक ही रोशनी दिख रही थी, रिंकू और मुस्कान की शादी। एक ऐसी शादी जहां फूलों से ज्यादा बारूद बरस रहे थे। शादी का कार्ड तो सिर्फ एक बहाना था, असल मकसद रिंकू की बुनियाद हिलाना था। तेजी और दमन न्योता देने तो समर्थ के पास गए, मगर रिंकू का ही पत्ता काटने का सौदा कराए।
तुम सिर्फ तेजी और मेरे साथ डील करना. We'll handle all your problems. Well, honestly, that's a good idea, huh? सबकी पीठ पीछे समर्थ अपने इजरायली बॉसेस को पापा जी और रिंकू के खिलाफ भड़काने लग गया। और बड़े मुबारक मौके इस फोन किता तुसी। I'm sure you're aware of the situation. कंफ्यूज हो रहा है तुसी अकेली प्रॉब्लम की गल कर रहे हो। रिंकू आपसे चोरी करके आपे को बेच रहा है माल। वैसे तो रिंकू ने आज तक पापा जी से कुछ नहीं छुपाया था, लेकिन ट्रक की चोरी होने की खबर वो उन तक नहीं पहुंचने देता। अटवालों की बढ़ती मुश्किलों के बावजूद रिंकू और मुस्कान की शादी हो जाती है। दमन ने भी कोशिश की पापा जी को रिंकू के खिलाफ भड़काने की, मगर पापा जी का रिंकू पर भरोसा खून के रिश्ते से भी कहीं ज्यादा गहरा था। मैंने पता है वो की कर रहा ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮਲਾਈ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ नहीं ਕੀਤਾ। उन्होंने अपने सगे बेटे का मुंह वही बंद कर दिया। उधर कोयल मॉनेस्ट्री से भाग निकली थी, मगर होश में नहीं, जुनून में। अपनी बहन के कातिल से बदला लेने वो मौत का कुआं यानी अटवाल रिजॉर्ट पहुंच गई, सीधा पापा जी के सामने। मगर इससे पहले वो पापा जी तक पहुंचती, तेजी ने बीच में आकर कोयल की इंतकाम पर पानी फेर दिया। तेजी सच जानकर भी चुप रही, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी हर बार सच बोलना जरूरी नहीं होता, कुछ सच संभाल कर रखना पड़ता है। तेजी के साथ साथ लकी को भी पता था कि हमला कोयल ने किया है, रिंकू पाजी को तो कुछ नहीं बोला? नहीं जी। ठीक है, तू वहीं रुक, मैं थाने आ रहा हूं। मगर उसकी जुबान पर सलोनी का नाम था। ये दूसरी बार था जब लकी ने रिंकू से सच छुपाया। तेजी को पता चला कि अटवालों की बर्बादी का सबसे बड़ा सबूत वो ट्रक सलोनी और शाश्वत के पास था। जब सलोनी ने उसे लौटाने के बदले 5 करोड़ मांगे, तो तेजी ने एक पल में हाँ बोल दिया। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ, वहाँ पैसे मिलते ही तो मुझे ट्रक्स की लोकेशन भेजोगे। उसका मकसद पैसा बचाना नहीं, बल्कि वो ट्रक लौटाकर समर्थ का भरोसा जीतना था। सलोनी और शाश्वत बताए गए पते पर पहुंचे और उन्हें 5 करोड़ से भरा एक बैग मिल भी जाता है। लेकिन कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इन बेचारों की चांदनी सिर्फ 4 मिनट की थी, क्योंकि ये भूल गए थे कि मनाली में मौत और रिंकू पाजी किसी भी वक्त आ सकते थे। तेजी और दमन ने जब ट्रक ढूंढ निकाला, तो समर्थ का उन पर भरोसा और पक्का हो गया। उसने पापा जी पर दबाव डालकर रिंकू को साइडलाइन कर दिया। अब नया रूल साफ था, बिजनेस तेजी और दमन संभालेंगे और रिंकू सिर्फ एक डिलीवरी बॉय बनकर रह जाएगा। सच तो ये है कि आपको मेरी वैल्यू कभी समझ नहीं आई। और तेरी वैल्यू दी भैन दा टका माईवा मारना खींच के दो, भैन दा टका। वीर जी तुसी तो चुप हो जाओ। अटवाल परिवार में जो दरारें थीं, वो अब एक गहरी खाई बन चुकी थी। और फिर लकी ने हैरान कर देने वाला एक कदम उठाया। उसने डीएसपी घोष को वापस बुला लिया, सिर्फ कोयल को ढूंढने के लिए। फर्स्ट आई वांट टू नो कि तुम्हारा रिंकू पाजी हमारे साथ क्या नया गेम खेल रहा है। क्या मतलब? अगर कोयल जिंदा है तो उसने हमको डायरेक्ट फोन क्यों नहीं किया? घोष को जल्द ही एक नया सुराग मिला कि कोयल अकेली नहीं थी। कोई अनजान लड़का साये की तरह उसकी मदद कर रहा था। कोयल और अभय ने अटवालों के ड्रग्स का पूरा ट्रक उड़ा दिया। यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, रिंकू के खौफ पर एक सीधा वार था। समर्थ का सब्र टूट चुका था। उसने पापा जी को खुलेआम धमका दिया। अब हिमाचल का भी बिजनेस भूल जाइए। अब पूछड़ी दे तू कल दा आया मुंडा मैनू धमकी दे दिया। समर्थ ने रिंकू को बता दिया, अब ट्रांसपोर्टेशन लकी संभालेगा। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये रिंकू को उसकी जगह याद दिलाना था। चूतियों वाली बातें ना मेरे से नहीं करनी। इस कंपनी की सिक्योरिटी हैंडल करता हूँ। बम लगाना होता तो तेरी गांड के नीचे लगाता और तुझे उड़ाता। रिंकू और पापा जी बिना शोर मचाए फैसला कर लेते हैं, समर्थ को हटाना होगा। ब्रेक्स फेल कर दी गई। मौत का जाल तैयार था, मगर किस्मत ने एक ऐसी चाल चली कि उसी गाड़ी में दमन और तेजी भी बैठ गए। शेरा, कुछ भी कर वीर जी को रोक उनके साथ जाने से। पाजी देर हो गई अब तो।
रिंकू, जो 100 खून करके भी चैन की नींद सो सकता है, वहां ठिठक गया, क्योंकि उसके लिए दुनिया का हिसाब बड़ा साफ है। एक तरफ उसका परिवार और दूसरी तरफ बाकी पूरी दुनिया। चाको राखे साइयां, मार सके न कोई। समर्थ, तेजी और दमन बच गए। सच तो यह था कि तेजी अब पूरी तरह अटवाल रंग में रंग चुकी थी। अपने गोल्स के लिए वो किसी को भी कुर्बान कर सकती थी। उसने समर्थ से मिलकर एक बड़ा ट्रैप सेट किया। Then let's give it to them. क्या करना होगा हमें? टिम्मा को एज अ फॉरेस्ट गार्ड यूज करके मुस्कान को एक फेक कॉल करवाया। मैं फॉरेस्ट ऑफिसर शफीक बोल रहा हूँ। जी बोलिए। पापा जी ठीक तो हैं? आशीर्वाद देने के लिए बुला रहे थे आपको। सोलोंग वैली नाग मंदिर है ना, वहीं पर। आप और रिंकू पाजी दोनों आ जाते तो अच्छा रहता है। एक छोटा सा झूठ पर सही जगह पर बोया गया। मुस्कान खुशी खुशी रिंकू के साथ निकल तो पड़ी, मगर रास्ते में उन पर हमला हो गया। रिंकू को बचाने के लिए मुस्कान ने बिना सोचे टिम्मा का खून कर दिया। मुस्कान इस खानदान में आई जरूर थी, पर उसे ढलने की जरूरत कभी थी ही नहीं। वो पहले से ही उसी मिट्टी की बनी थी। वो जानती थी कि एक असली अटवाल बनना है तो गोली चलानी आनी चाहिए। दूसरी तरफ तेजी की मदद से समर्थ ने पापाजी को किडनैप कर लिया था। रिंकू को जैसे ही भनक लगी, वो बिना सोचे समझे सीधे फैक्ट्री जा पहुंचा। मगर वो अकेला नहीं था, कोयल भी वहां मौत बनकर खड़ी थी, क्योंकि कुछ जख्म इंसाफ से नहीं, सिर्फ बदले से भरते हैं। इसी क्रॉसफायर के बीच डीएसपी घोष की एंट्री होती है, खेल को हमेशा के लिए खत्म करने। कोयल ने पापाजी और तेजी पर हमला किया, तो किस्मत ने सबसे जालिम खेल डीएसपी घोष के साथ खेला। जिस लड़की को बचाने के लिए वो महीनों से लड़ रहा था, उसी को खत्म करना उसकी मजबूरी बन गया। और एक बार फिर मनाली में अटवालों के रावण राज की जीत हुई। इस पूरे केओस का फायदा उठाकर समर्थ वहां से निकलने में कामयाब हो गया। मगर रिंकू के लिए यह किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने ठान लिया था कि वो समर्थ को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगा। अब ये लड़ाई धंधे की नहीं रही थी, ये रिंकू अटवाल का खुला ऐलान जंग था। रिंकू और उसके बंदे पक्की खबर मिलते ही उस घर पर टूट पड़ते हैं जहां समर्थ के छुपे होने की खबर थी। मगर अंदर कदम रखते ही वहां सन्नाटा मिलता है, एक ऐसा सन्नाटा जो मौत की आहट दे रहा था। आखिरी पल में लकी को एहसास होता है कि ये कोई सेफ हाउस नहीं बल्कि उनकी कब्र है। रिंकू और उसके बंदे अपनी जान हथेली पर रखकर बाहर कूदते हैं और अगले ही पल वो पूरा घर एक भयानक धमाके के साथ राख का ढेर बन जाता है। समर्थ ने साफ कर दिया था, अब वो शिकार नहीं, शिकारी बन चुका है। मैंने सुना आप लोगों ने रिंकू को कुछ ऑफर किया है। आई एम गोइंग टू मेक यू एन ऑफर व्हिच यू कांट रिफ्यूज। वापस घर के अंदर तेजी अब पूरी तरह से अपना जाल बिछा रही थी। एक तरफ वो अजरा एशर को मैनिपुलेट कर रही थी बिजनेस अपने कंट्रोल में लेने के लिए, दूसरी तरफ बटर चिकन के साथ वो पापा जी को अपनापन परोस रही थी। मगर नियत में सिर्फ साजिश थी। धीरे धीरे उसने पापा जी के दिमाग में ये बात घर कर दी कि रिंकू का दौर बीत चुका है। उसका मकसद साफ था, अटवाल एम्पायर की गद्दी पर दमन का कब्जा। This empire is your birthright, दमन। तुम वारिस हो उसके। अभी मैं वारिस बनूंगा, फिर हमारे बच्चे को बनना पड़ेगा। This has to end somewhere. फिर अटवालों की उस घुटन भरी हवा में एक नया झोंका आया। गल की है, साफ साफ बोल। तुसी पापा जी बनने वाले हो। नहीं होए, वो नहीं होए। मुस्कान मां बनने वाली थी। एक पल के लिए लगा जैसे बरसों से बंद किसी खिड़की को खुलने का रास्ता मिल गया हो, कि खून से सनी इस मिट्टी में भी एक नया पौधा पनप सकता है। इसी जश्न के बहाने
पापा जी ने सबको बुलाया और वो ऐलान कर दिया जिसने सबकी नींद उड़ा दी। उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया था। अटवालों की गद्दी के 2 टुकड़े होने वाले थे। मैं डिसाइड किया है कि रिजॉर्ट का जिहड़ा बिजनेस हैगा वो दमन संभालेगा ते बाकी सारे धंधे रिंकू ने संभालने हैं। कुछ देर के लिए सब ठहरा हुआ लगा। वो एक ऐसा ठहराव था जो तूफान के आने से पहले की खामोशी होती है। बिजनेस फिर से ट्रैक पर लाने के लिए जब रिंकू और पापा जी अजरा एशर से मिलने पहुंचे, वहां उनका इंतजार कोई डील नहीं बल्कि एक खौफनाक मंजर कर रहा था। इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसके पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। साइन करनी तो रह गई। अटवालों का डर हो गया कम। समर्थ दी लाश जब चौराहे ते लटकी मिलोगी तब घर च शांति ते शहर च डर एक साथ सेट हो जाना। दीपिका नाम की एक औरत ने शाश्वत के बॉस को टॉर्चर करके वो राज उगलवा लिया। वो खौफनाक वीडियो जहां पापा जी ने नशे और गुरूर में एक रास नाचने वाली पर गोली चलाई थी, वो एक वीडियो जो अटवालों के राज को राख करने के लिए काफी था। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रातों रात पापा जी का वो पुराना वीडियो घोष और पापा जी की दहलीज तक पहुंच गया। पापा जी के होशो हवास उड़ गए, मगर उधर उसी वीडियो ने डीएसपी घोष की सोई हुई रूह को जगा दिया। जिस सच को बरसों पहले दफन कर दिया गया था, वो अब अटवालों का कफन बनने के लिए लौट आया था। कभी कभी इंसाफ को सिर्फ एक सबूत नहीं, एक वजह चाहिए होती है, और इस बार वजह मिल चुकी थी। सर, ये जो तुम वीडियो देख रहा है, जो हमको मिला है, तुमको क्या लगता है ये अटवाल हाउस में नहीं पहुंचा होगा? पापा जी की नाराजगी आज उस रिंकू पर बरस रही थी जिसे उन्होंने अपने सगे बेटे से ज्यादा माना था। रिंकू ने उनकी आंखों में देखकर वादा किया था सब कंट्रोल में है, मगर आज वही वादा एक झूठ बनकर सामने खड़ा था। सुरेंद्र सिंह अटवाल अपने शहर च कोई खुली धमकी दे रहा भैन दा टका, और तू एक आई हो। क्या रिंकू की पकड़ कमजोर पड़ रही थी या किसी ने उसके ही घर में सुरंग लगा दी थी? रिंकू के लिए पापा जी को बचाना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। 2-3 दिन के लिए मनाली से बाहर चले जाओ, सेफ रहोगे। सबूत हाथ लगते ही डीएसपी घोष मनाली लौट आए। बिना एक पल जाया किए वो अपनी नई टीम के साथ रिजॉर्ट पर टूट पड़े, मगर रिंकू का जाल इतना कमजोर नहीं था। प्लान के मुताबिक लकी एन मौके पर पापा जी और उनकी नर्स गीत को लेकर निकल भागा। इस खून खराबे और भाग दौड़ के बीच किस्मत ने एक अलग ही धागा पिरो दिया। लकी और गीत के बीच एक नया रिश्ता पनपने लगा था। यार गीत, वो मैं तेरे नाल भागना तो चाहता था, पर प्लान में नहीं था जी। पर अनदेखी की दुनिया में हमेशा कुछ अनदेखा रह जाता है। गीत सिर्फ एक नर्स नहीं थी, वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की एक अंडरकवर ऑफिसर थी। गीत के एक्टिवेट किए हुए लोकेशन सिग्नल का पीछा करते हुए डीएसपी घोष सीधा हॉस्पिटल जा पहुंचा था। रिंकू ने ठिकाना तो बदल दिया था, जहां इलाज से ज्यादा पापा जी की सही खातिरदारी चल रही थी। और 2 और 45 दिन नहीं बने, इस माई हुए दिन अपन सील करके पैक कर दी। रिंकू को यकीन था कि उसकी सेटिंग इस बार भी घोष को उलझा देगी, मगर वो गलत था। इस बार डीएसपी पीछे हटने के मूड में नहीं था। रिंकू के सारे दाव पेच ढेर हो गए थे जब घोष ने हॉस्पिटल से सुरेंद्र सिंह अटवाल को गिरफ्तार किया था। एक तरफ पापा जी के हाथों में हथकड़ी थी, तो दूसरी तरफ उनका बनाया साम्राज्य बिखर रहा था। समर्थ के हाथ से निकल जाने और अजरा एशर की मौत ने अटवालों के ड्रग्स बिजनेस में एक गहरा सन्नाटा भर दिया था। रिंकू जानता था कि जब शिकार कमजोर पड़ता है तो भेड़िए चारों तरफ से घेर लेते हैं।
अटवालों का बुरा वक्त तो शुरू हुआ ही था, मगर अब उनकी गद्दी भी खतरे में थी। और अब आया एक नया खिलाड़ी, राजवीर मल्होत्रा। मेरे आदमी की छाती पर रिक्वेस्ट लिख के भेजी थी तूने मिलने के लिए। जैसे शिकार ने खुद शिकारी को चुन लिया हो, राजवीर ने खुद रिंकू के सामने आकर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर उसका अंदाज किसी फतेह से कम नहीं था। तोहफे में उसने रिंकू को वही दिया जिसकी तलाश में रिंकू ने आसमान जमीन एक कर दिए थे। तूने इस बंदे को मार के जो ड्रामा किया है, तुझे लगता है तू मेरा भरोसा जीत लेगा? तूने नहीं मारा कभी कोई अपना। एक गिफ्ट है तेरे लिए, देखना पसंद आएगा। समर्थ, वही समर्थ जिसने दमन से यारी और रिंकू से गद्दारी की साजिश रची थी। उसका अंजाम बेहद खौफनाक रहा। दो भाइयों के बीच दरार डालने की कोशिश करने वाले समर्थ को दोनों भाइयों ने मिलकर मार डाला। पापा जी ने गन नहीं सौंपनी चाहिए थी। उधर रिजॉर्ट में तेजी ने रिंकू को अकेले निकलते देखा और शक उसे पीछा करने पर मजबूर कर गया। फिर तेजी ने वो देखा जो शायद किसी को नहीं देखना चाहिए था। सलोनी जिंदा मगर कैद। एक ऐसा राज जो अटवालों के बनाए झूठ के महल को एक पल में मिट्टी में मिला सकता था। तेजी वो मौका कैसे छोड़ती? यहाँ आए हैं तो जरूर कुछ काम है मुझसे। How can you even help me? Look at you. You're Rinku's slave. तेजी ने सलोनी को आजाद कर दिया। उसका मकसद साफ था, सलोनी की गवाही और अटवालों की तबाही। उसने सलोनी को सीधा घोष के पास भेज दिया, इस उम्मीद में कि अब कोर्ट में सच बोलेगा और अटवालों का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। और फिर शुरू हुआ पापा जी का मुकदमा। यहां भी रिंकू ने पहले से ही चाल बिछा रखी थी। उसे बखूबी पता था कि कानून से लड़ने की जरूरत नहीं थी, बस उसे अपनी तरफ झुकाना था। और केस शुरू होते ही आसानी से पापा जी को मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिल भी गई। ओए, और तू मेहनत ते बहुत की है, वकी करी रब दा फैसला। Your rub is going to rub you soon, but just wait for the day. डीएसपी घोष को एक बार फिर अटवालों के सामने हार माननी पड़ी। फिर शुरू हुआ सांप नेवले का वो खेल जहां हर चाल के बदले एक पलटवार था। एक तरफ रिंकू था जो पापा जी के खिलाफ हर गवाह और हर सबूत को मिट्टी में मिलाता जा रहा था, तो दूसरी तरफ था डीएसपी घोष जो हर बार एक नए हौसले के साथ नए सबूत और गवाह जुटा रहा था। थोड़ा और टाइम लगेगा डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में। 2 दिन में कोर्ट की डेट है और हमारे पास कोई नया एविडेंस नहीं है अब तक। हेलो? कोर्ट रूम एक जंग का मैदान बन चुका था, जहां एक तरफ कानून को बचाया जा रहा था तो दूसरी तरफ उसे खुलेआम मिटाया जा रहा था। और इसी घमासान के बीच बेचारी गीत फंस गई। घोष अब समझ चुका था कि अगर दरिंदों को पकड़ना है तो सिस्टम से बाहर चलना होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं अपने कवर ब्लो होने का रिस्क नहीं ले सकती। सतिंदर, मैंने बोला था मैडम नहीं मानेगा, तू बहादुर हार गया। अब हमारा पेशेंस काउंटर बच चुका है, इस गेम को इधर ही देन करना पड़ेगा। घोष ने नियम छोड़ दिए थे क्योंकि अब ये जंग उन्हीं के तरीके से लड़ी जानी थी। लकी को तोड़ने के लिए घोष ने वही किया जो कभी अटवाल करते थे। बड़ी बड़ी गलती कर लिया डीएसपी साहब, इस बार पाजी ने आपको छोड़ना नहीं है। तुमको क्या लगता है मिस्टर लकी, हमको हमारा जान का फिक्र है? तुमको किसका फिक्र है? उसने गीत को उठा लिया और पहली बार अपने प्यार की खातिर लकी ने वो किया जो उसका खानदान कभी माफ नहीं करता। उसने अटवालों की पीठ में छुरा भोंक दिया और घोष को वो सबूत थमा दिए जिन्होंने पापा जी की किस्मत पर मोहर लगा दी। लेकिन अटवालों की दुनिया में गद्दारी की कीमत खून से ही चुकानी पड़ी थी। रिंकू ने गीत को ढूंढ निकाला था और लकी को मजबूर कर दिया था अपने ही हाथों अपने प्यार पर गोली चलाने के लिए। उसकी एक गोली ने सिर्फ गीत की जान नहीं ली थी, उसने रिंकू और लकी के रिश्ते को भी वहीं हमेशा के लिए दफन कर दिया था। लकी तू तो जान दे,
गद्दारी करन वाले नू गोली खानी पैंदी है। याद रख, सब दे कर्मा दा हिसाब हुंदा है लकी। पापा जी का केस एक तरफ कानून का तमाशा बन चुका था तो दूसरी तरफ धंधे का असली खेल चल रहा था। कोर्ट के अंदर पूरा खानदान बचा कुचा वजूद बचाने में लगा था और ठीक उसी वक्त बाहर राजवीर मल्होत्रा रिंकू और दमन के साथ अपनी डील पक्की कर चुका था। आपके पापा जी के केस में अगर किसी भी तरीके की कोई जरूरत पड़े तो लेट मी नो। थैंक यू जी। अंदर बाप अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था और बाहर बेटे नए सौदे कर रहे थे। डीएसपी घोष ने अपना आखिरी दाव चला था, सलोनी। सबको लगा पापा जी का खेल खत्म, मगर ऐन मौके पर सलोनी पलट गई। लड़की को हमारे सामने गोली मारी गई, लेकिन पापा जी इससे पहले ही पार्टी छोड़कर चले गए। ये वीडियो हमने शूट नहीं किया है सर, इट्स अ डीप फेक। झूठ बोल रहा है। डीएसपी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पासा इस तरह पलट जाएगा। सच खरीद कर पापा जी आजाद तो हो गए, मगर बाहर आते ही उन्होंने डोगरा को किसी महेंद्र सिंह की तलाश में भेज दिया। 28 साल पहला होशियारपुर जेल गए, उस तो बाद की होया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कभी कोई कंगन तो कभी कोई हार अटवालों के इस शेर को बदहवास कर रहा था। कानून से तो वो बच गए थे, मगर अब उनका ही कोई पुराना गुनाह भूत बनकर लौट आया था। उधर दीपिका से सौदा करने पहुंचे तेजी और घोष पर अचानक जानलेवा हमला हो गया, मगर ठीक तभी दमन और रिंकू वहां ढाल बनकर आ पहुंचे। पहली बार डीएसपी और रिंकू एक ही तरफ खड़े थे। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर एक नए दुश्मन से लड़ रहे थे, मगर इस लड़ाई की सबसे भारी कीमत तेजी को चुकानी पड़ी, जो आखिर में खून से लथपथ बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। तेजी की गद्दारी का पूरा सच जानकर दमन ने उस झूठे प्यार का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। We're done. Please. We're done. दमन। मगर किस्मत का मजाक तो देखिए। दमन के पीठ फेरते ही एक नया सच सामने आया। तेजी प्रेग्नेंट थी। जिस रिश्ते को दमन तोड़ चुका था, एक नई धड़कन ने उन्हें उम्र भर के लिए वापस बांध दिया था। उधर रिजॉर्ट में पापा जी किसी अनजाने साए से लड़ रहे थे। नशे और पागलपन की उस धुंध में अचानक जब गोली चली तो सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस रात पापा जी ने किसी भूत को नहीं, अपनी सबसे लाडली बहू मुस्कान को मार दिया था। मुस्कान की बेजान लाश देखकर अटवालों का वो पत्थर दिल रिंकू पहली बार टूट कर रोया था। उस रात सिर्फ मुस्कान नहीं मरी थी, रिंकू के अंदर बचा हुआ इंसान भी हमेशा के लिए दफन हो गया था। उधर डीएसपी के हाथ सबसे बड़ा सच लग चुका था कि राजवीर मल्होत्रा और महेंद्र सिंह दो नहीं, एक ही इंसान थे। वो अटवालों के साथ धंधा करने नहीं, अपना कोई पुराना उधार चुकाने आया था। अब वक्त आ गया था राजवीर को बाहर आने का। राजवीर ने रिंकू को एक पुराने घर में बुलाया था। वहां पहुंचते ही राजवीर ने एक ऐसा राज खोला जिसने रिंकू के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। महेंद्र सिंह अटवाल, और मैं तेरा बाप हाँ पुत्र। झूठ बोल रहा तू। बंदा जलाद है और तेरी मां दा खून के ताज गोली मार, गोली मार। ये की कह रहे हो तुसी? 28 साल पहला शुरू हुई सी ना गल, याद कर। पुलिस वाले नू पैसे खवा के तेरी मां दे कत्ल दे झूठे इल्जाम विच मैनू अंदर कराता। खूनी है मैं तेरा बाप। इस बंदे की अखा च अखा पा के एक सवाल पूछ कि जिस तरह तेरी मां नशे धुत होके इसने मरिया है, उसी तरह मुस्कान नू मरिया कि नहीं मरिया। मगर रिंकू के लिए वो अब वो इंसान नहीं रहे थे। रिंकू अभी उस पुराने धोखे को हजम कर ही रहा था कि डीएसपी ने असली हकीकत सामने रख दी। मुस्कान का डेथ पार रोड पर नहीं हुआ था, बल्कि तुम्हारा घर के अंदर उसका जान गया। प्रिसाइजली पापा जी का रूम है। सारे मिले हुए ने गोली मार। डीएसपी घोष ने रिंकू के हाथ में आखिरी सबूत थमा दिया था। एज फाइनल एविडेंस आपका गन से बुलेट मैच हो जाता, लेकिन आई एम श्योर उसको तो आपने कहीं छिपा दिया होगा। जिस बाप के लिए रिंकू ने पूरी दुनिया को कब्रिस्तान बना दिया था,
आज उसी बाप को उसने कानून के हवाले कर दिया। मगर इस बार पापा जी के मुंह में ना कोई गाली थी, न सर पर पुराना जुनून, सिर्फ एक खामोश शर्म थी। एक बारी नजर मिला ले रिंकू का साया पीछे छूट चुका था और पापा जी की किस्मत में अब सिर्फ जेल की सलाखें और पछतावा बाकी था। एक तरफ दमन और मम्मी जी से रिश्तों की डोर टूटी तो दूसरी तरफ रिंकू अपने असली बाप से जा मिला। अटवाल खानदान की जिस नींव को आज तक कोई हिला नहीं पाया, आज उसमें एक ऐसी गहरी दरार पड़ गई थी जिसका भरना अब नामुमकिन था। जंग अब बाहर से नहीं, घर के अंदर से शुरू होने वाली थी।